जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए और उस सीरीज़ में हम देख रहे थे इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये 8वां सीरीज़ है, यानी कि इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हम 7 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो और ये 8वां टेस्ट है। साथ में मिलकर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। आई एम नॉट अ टीचर, पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम साथ में टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल ग्रीक टू मी। इसका मतलब बताना है, इडियम है ऑल ग्रीक टू मी, वेरी डियर, आउट ऑफ डेंजर, कंसल्टिंग सीरियसली या फिर इनकम्प्रीहेंसिबल। तो ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए, वो होता है इनकम्प्रीहेंसिबल। कम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझ आना, और इनकम्प्रीहेंसिबल यानी कि ना समझ आए। ठीक है, ना समझ आने के योग्य। तो इसको ऐसे समझो ना कि ग्रीक जो लैंग्वेज है, एक टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी वो उसका मतलब आज के टाइम पे क्या है। एंड इस सेंस में ये है ऑल ग्रीक टू मी, मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इनकम्प्रीहेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक करना। स्वीट्स आर बाय द चिल्ड्रेन, तो इसमें क्या होगा? लाइक, लाइक्स, लाइकिंग या फिर लाइक्ड। देखो, ये पैसिव का है। ठीक है, एक्टिव पैसिव का केस है। तो जब एक्टिव में प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, और जब उसको पैसिव बनाया जाता है तो वो आर करके और उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये पैसिव पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं बताना, एक्चुअली ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका ऑपोजिट बताना है। ठीक, तो एस्टिमेट है, गवर्नमेंट सोर्सेज एस्टिमेट अ लॉन्ग टर्म 50% इंक्रीज इन रेल फेयर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोर्सेज क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट लगा रहे हैं। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। ऑप्शंस आर ओपिनियन, एक्चुअल, कंक्लूड या फिर एसेस। तो अनुमान लगाने का ऑपोजिट क्या होगा? एक्चुअल में जो कोई चीज़ होगी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है अपनी कोई अपनी समझ के हिसाब से बात करना, अपना ओपिनियन देना। ठीक है, अपना मत देना। और कंक्लूड क्या होता है? कंक्लूड तो होता है, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट चल रहा है या कोई भी आप लॉन्ग टाइम से चल रहा है और उसका अंत एक टाइम पे आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक इवेंट चल रहा है, ठीक है, एक हफ्ते से इवेंट चल रहा है और लास्ट डे है 8वें दिन। तो उस पूरे हफ्ते जो भी हुआ इवेंट में, उसका कंक्लूड किया जाएगा लास्ट डे। तो वो पूरे का निचोड़ होता है कंक्लूड। दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। एसेस तो होता है ना, समझना किसी चीज़ को एसेस करना, तो वो तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्चुअल। एस्टिमेट का उल्टा एस्टिमेट, एक्चुअल। नेक्स्ट इडियम है, अच्छा इडियम है मीली माउथ्ड। इसका क्या मतलब होता है? मीली माउथ्ड, टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, स्पीकिंग हार्शली, अनविलिंग टू स्टेट समथिंग या फिर फुलिशली आइडियल। देखो, इसको ऐसा समझो, मीली माउथ, तो मीली बना है मील से। ठीक है, मील का मतलब होता है खाना। ठीक है, और माउथ का मतलब तो मुंह होता ही है। तो मीली माउथ का मतलब मुंह में खाना भरा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति है जो खाना खा रहा है और मुंह में खाना भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा? क्या वो बोल पाएगा? विल ही बी एबल टू स्पीक? नहीं, वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, एंड वहीं से सेंस निकल के आता है अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, मतलब कुछ कहने की इच्छा नहीं है ना। तो इसको ऐसे समझो कि मुंह में खाना भरा हुआ है, वो कुछ कहना नहीं चाह रहा, बस खाना खाना चाह रहा है। ठीक है, तो मीली माउथ का राइट आंसर अनविलिंग टू स्टेट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन करना है बट की जगह पे। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ दिस प्रोजेक्ट फेल्स इट विल अफेक्ट नॉट ओनली आवर डिपार्टमेंट बट द होल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक सिंपल सा रूल याद कर लीजिए, सेंटेंस में कहीं भी अगर नॉट ओनली दिखेगा ना, तो उसके बाद में बट नहीं आएगा, आएगा बट ऑल्सो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट ओनली आवर डिपार्टमेंट बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अच्छा इसका पहले मतलब भी बता देता हूँ। देखो कैसे सेंस बनता है। इफ़ दिस प्रोजेक्ट फेल्स, अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो इट विल अफेक्ट नॉट ओनली आवर डिपार्टमेंट, ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को ही अफेक्ट नहीं करेगा, बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी। बट ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो सिर्फ डिपार्टमेंट को ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अफेक्ट करेगा। इन दैट सेंस बट ऑल्सो इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सिनोनिम बताना है इमर्ज का। ठीक है, क्या होगा? प्रॉमिस होगा, होप होगा, अपीयर होगा या वर्चू। तो इमर्ज का क्या मतलब है? कोई चीज़ बाहर आना या निकलना या फिर उठना। तो प्रॉमिस होगा? नहीं, प्रॉमिस का मतलब होता है कोई वादा करना। नहीं, होप नहीं होगा, होप का मतलब होता है
आशा रखना। वर्चू, वर्चू क्या होता है? तो वर्चू होता है बैड बिहेवियर्स, आपके गलत कार्य, आपके बुरे कर्म, वो होता है वर्चू। वर्चू का उल्टा क्या होता है? वाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना। वाइस और वर्चू एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, और वाइस का मतलब होता है अच्छे कार्य, अच्छे कर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अपीयर। अपीयर का भी मतलब होता है ना, कोई चीज़ दबी हुई है, कोई चीज़ छुपी हुई है और अचानक से वो बाहर आ रही है, निकल के बाहर आ रही है, तो वो अपीयर होता है। तो एमर्ज का उल्टा अपीयर, मतलब एमर्ज का सिनोनिम अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करना है, किस सेंटेंस में एरर है। तो सबसे पहले पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट्स हु आर मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यही गलत है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें कोई भी गलती ना हो। ठीक है, फाइंड दैट सेंटेंस जिसमें कोई भी एरर ना हो। तो इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग गलत है, ये तो होगा नहीं। द साइकोलॉजिस्ट हु आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अगेन इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, फिर द साइकोलॉजिस्ट हु आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूड द विटनेसेस, यहाँ पे विटनेसेस की स्पेलिंग गलत है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। अब एक ही बचता है इसमें, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। द साइकोलॉजिस्ट हु आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सही है, इंटरव्यूड द विटनेसेस, विटनेसेस की भी स्पेलिंग सही है। तो इस क्वेश्चन से हमने एरर फाइंडिंग का भी क्वेश्चन कर दिया और स्पेलिंग मिस्टेक का भी क्वेश्चन यहीं से कर लिया। ठीक है, देखो हमें टाइम सेव करना है। ठीक है, तो सिनोनिम बताना है किसका, ये जो शब्द लिखा हुआ इम्यून, इम्यून का सिनोनिम बताना है। कोविड के टाइम पे बहुत बारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम बहुत बारी सुना। तो इम्यून को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, इम्यूनिटी। तो किसी चीज़ से प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, तो क्या ब्राइट होगा? नहीं। रेवरेंस, रेवरेंस का क्या मतलब होता है? रेवरेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी की रेस्पेक्ट। ठीक है, तो वो होता है रेफरेंस। तो इम्यून का मिलता जुलता रेवरेंस तो होगा नहीं। रेसिस्टेंस होगा या हम्बल होगा? हम्बल क्या होता है? बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत, है ना, बहुत ही जिस लोग बोलते हैं ना कि हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही काम बैकग्राउंड से हैं, तो हम्बल हो गया, ये भी होगा नहीं। रेसिस्टेंट इज़ द राइट आंसर। रेसिस्टेंट का भी मतलब होता है ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ को रोकता है, किसी चीज़ को रोकना, रेसिस्टेंट। ठीक है, तो इम्यून का उल्टा रेसिस्टेंट। मैं अगेन बार बार क्यों उल्टा बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। इम्यून का सिनोनिम, इम्यून का सिनोनिम होगा रेसिस्टेंट। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, रेसिस्टेंस होता है ना एक, तो रेसिस्टेंस जो जहाँ जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है ना, V = IR, V होता है पोटेंशियल, I करंट होता है, और R मीन्स होता है आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमें करेक्ट ऑर्डर में इसको सेंटेंसेस को रखना है। तो पहले क्या करेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। What to tell you and how to say it, and there is a darkness everywhere and I do not quite know, the light has gone out of our lives। तो इसमें इतना देख के तो पता चल रहा है कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर। जब लाइट गई तो क्या हुआ? चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो इसका मतलब है कि डी के बाद में बी आएगा। अब ऐसे ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें डी के जस्ट बाद में बी आ रहा है। इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तुरंत लगा दो इसको, क्योंकि बाकी के तीनों क्वेश्चंस को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई से ना, हमें टाइम सेव करना है, तो जहाँ भी ये ऑप्शन मिल गया लगा के तुरंत आगे बढ़ो। अब इम्प्रूवमेंट करना है। नो सूनर हैड द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट दैट द सिटी स्ट्रीट्स बिकेम ईयरली क्वाइट, सिग्नलिंग द ऑनसेट ऑफ अ पीसफुल नाइट। देखो इसमें भी अगेन एक ग्रामेटिकल रूल है, जहाँ भी नो सूनर दिखे ना, तो हमेशा ध्यान रखना नो सूनर के बाद में हमेशा दैन आएगा। तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, दैन होगा। जहाँ भी दैन होगा लगा दो। नो सूनर हैड द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट दैन द सिटी स्ट्रीट्स बिकेम ईयरली क्वाइट, सिग्नलिंग द ऑनसेट ऑफ अ पीसफुल नाइट। ठीक, ओके, हमें क्या करना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसके बदले में क्या शब्द लिखा जा सकता है? कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और एविल टू समवन, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना। तो उसके लिए क्या होता है? केओटिक होता है? नहीं। केओटिक का क्या मतलब होता है? केओटिक का मतलब होता है बहुत अस्त व्यस्त। ठीक है, केओस शब्द होता है, उससे मिलकर बनता है केओटिक, तो ये तो होगा नहीं। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद या फिर हल्का, फीका, है ना। इंसिपिड फूड का मतलब बेस्वाद खाना, तो ये तो होगा नहीं। रैंकोर क्या होता है? रैंकोर होता है कड़वाहट, किसी से नाराज़गी, जो काफ़ी लंबे समय से, अगर मान लो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों में कोई बहस होगी और काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के प्रति
ईर्ष्या है, नाराज़गी है, कड़वाहट है, तो वो रैंकोर होता है, वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मैलेवोलेंट। देखो किसी भी शब्द में अगर MALE लगा हो तो इसका मतलब होता है कि MALE नहीं, एक्चुअली वो तो मेल हो जाएगा, फिर तो वो अलग सेंस हो जाएगा। किसी भी शब्द में अगर MAL लगा हो दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग बैड, ठीक है। इसी से ही बनता है मैलिफिशेंट, है ना। तो मैलवोलेंट जो होगा वो आपका होगा कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और एविल टू समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग। तो अजर्प जो लिखा हुआ है उसका उल्टा क्या होगा। सम सेनेटर्स फियर द ऑर्गेनाइजेशन विल अजर्प कांग्रेशनल पावर। अजर्प का क्या मतलब होता है, छीन लेना या फिर हथिया लेना, ठीक है। अब छीन लेना या हथिया लेने का उल्टा क्या होगा, अनेक्स होगा, नहीं अनेक्स तो मिलता जुलता हो जाएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ता है ना, अनेक्सेशन ऑफ दैट स्टेट। तो अनेक्सेशन का भी मतलब होता है अपने में मिला लेना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम होगा नहीं। ग्रैब, ग्रैब का भी मतलब होता है पकड़ना किसी चीज़ को, तो वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। डिस्प्लेस क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, है ना, तो वो तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सरेंडर। अजर्ब का उल्टा क्या होता है, सरेंडर होता है। किसी से कोई चीज़ छीन लेना, हड़प लेना, उसका उल्टा अपनी कोई चीज़ सरेंडर कर देना। राइट, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन करना है। नीदर ऑफ माई पेरेंट्स लाइक माई गर्लफ्रेंड। तो एक चीज़, एक रूल याद रखना, नीदर और ईदर, ठीक है, ये दोनों शब्द टू पीपल के लिए यूज़ होते हैं, दो लोगों के लिए यूज़ होते हैं। और ईदर का मतलब होता है उनमें से कोई एक, ठीक है, इस शब्द पे मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, उनमें से कोई एक। और नीदर का मतलब होता है उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी लाइक माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता है। तो सिंगुलैरिटी की भावना आ रही है, ठीक है। नीदर ऑफ, ऑल्दो हैं वो दो लोग, बट उन दोनों लोगों में से प्रत्येक की बात की जा रही है कि दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है तो वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर के हिसाब से लगेगा। एंड दैट इज़ वाई लाइक ना हो करके यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइक्स, क्योंकि सिंगुलर के लिए लाइक नहीं होता, लाइक्स होता है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, किसमें है। शी न्यू हर रिमार्क्स साउंडेड अननेचुरल बट कुड नॉट रिफ्रेन टू आस्किंग सम मोर क्वेश्चन। आंख बंद करके एक रूल लिख लो, रिफ्रेन के साथ में जो प्रपोजिशन लगता है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम, ठीक है। गलती कहाँ पे है, रिफ्रेन किसमें, इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी। तो रिफ्रेन के बाद में हमेशा फ्रॉम लगता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन एरर फाइंड करना है। आई हैव बीन visiting your office since last several years but have never met such a hopeless clerk as this। हमने पढ़ा है since और for में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, several years, इसमें गिनती जो साल है वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे since ना लग करके for लगेगा। ऑप्शन किस में, इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। किस में मिस्टेक है, योर ऑफिस सिंस लास्ट सेवरल नहीं होगा, फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें क्या करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इट included a carbon tax on fossil fuels and incentives for businesses and individuals to adopt green practices। तो कोई चीज़ है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है और उसके बारे में अब दूसरी बार बताया जा रहा है कि इट इंक्लूडेड अ कार्बन टैक्स, ठीक है। तो अब ये तो ध्यान रख लो कि ये सबसे पहले तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले की उस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो चुकी है जिसने कार्बन टैक्स को ऐड किया फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, और इंसेंटिव्स को ऐड किया, ठीक है। तो ये तो पहला होगा नहीं। नेक्स्ट है द न्यू पॉलिसी एम्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ पे न्यू पॉलिसी की बात चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं, हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ द पॉलिसी आर्ग्यूड दैट इट वाज नेसेसरी टू एड्रेस द अर्जेंट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। द पॉलिसी faced opposition from such industries and political groups who argued that it would hurt the economy। सेंटेंसेस को पढ़ के इतना तो कंफर्म हुआ कि बी के बाद में तो ए आएगा, ठीक है। द न्यू पॉलिसी एम्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इट इंक्लूडेड अ कार्बन टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे पॉलिसी की बात चली, नई पॉलिसी की बात चली, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने के लिए। और अगले ही सेंटेंस में उसमें बताया गया कि उसने क्या क्या ऐड किया, कि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन टैक्स ऐड किया, बिजनेस में इंसेंटिव्स को ऐड किया। तो इतना तो पता चला कि बी के एग्जैक्ट बाद में ए आएगा। अब ऑप्शन में देख लो कि बी के एग्जैक्ट बाद में ए कहाँ पे है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यही सही है, तुरंत आगे बढ़ जाओ, कोई क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
इतना पता होना चाहिए कि भाई बी के बाद ए आएगा, दैट्स श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंसेस विद स्पेलिंग एरर, ठीक है, तो एरर भी फाइंड हो जाएगा और स्पेलिंग भी। तो ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें कोई एरर नहीं हो, ठीक। मेकिंग हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल इज़ समथिंग आई वुड डू एज प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है, ये तो होगा नहीं। मेक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल, अफोर्डेबल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। मेकिंग हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल इज़ समथिंग आई वुड डू एज प्रेसिडेंट, यही सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट की स्पेलिंग सही है, हेल्थ केयर की स्पेलिंग सही है, अफोर्डेबल की स्पेलिंग भी सही है, बाकी इसमें तो स्पेलिंग गलत ही है प्रेसिडेंट की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी, तो एक बैलेंस डाइट किस हेल्दी चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? हेल्दी डिके नहीं भाई, डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षय होना, है ना, डिके बोलते हैं सड़ना, ठीक, ख़त्म होना। तो डिके, तो हेल्दी डिके के लिए बैलेंस डाइट तो होगी नहीं। कोरोजन के लिए होगी? नहीं। कोरोजन क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, तो जो आयन होता है उसमें कोरोजन होता है ना, और उसमें ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें जो जंग लगता है, कोरोजन, कट के मतलब कट के ख़त्म होना, कोरोड होना, तो कोरोजन तो होगा नहीं। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना, तो क्या हेल्दी कमी के लिए बैलेंस डाइट चाहिए? नहीं भाई, हेल्दी ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन डी जेनरेस डिक्लेयर्ड वाओ हाउ इनक्रेडिबल योर परफॉर्मेंस वॉज। इतना ध्यान रखो, ये इनडायरेक्ट स्पीच हमें चेंज करना है, ठीक है, और ये जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या करना होता है देख लेते हैं। एलन डी जेनरेस डिक्लेयर्ड वाओ, यहाँ पे वाओ शब्द का इस्तेमाल किया है, इट मीन्स कि एक्सक्लेम किया, ठीक है, एक्सक्लामेशन का मार्क आया, क्योंकि यहाँ पे मार्क भी लगा है एक्सक्लामेशन का, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो ये रहा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लास्ट में लगा ना, तो एलन डी जेनरेस एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इतना तो सही है, क्योंकि वाव है तो जॉय से एक्सक्लेम किया। हाउ इनक्रेडिबल योर परफॉर्मेंस वॉज, तो वो किसी और के बारे में बात कर रहा है एलन डी जेनरेस, तो दैट हर परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल, राइट आंसर। कोई भी और इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। हमें अगर पहला ही सेंटेंस एकदम सही दिख जाए तो हम दूसरे के लिए टाइम वेस्ट करने क्यों आगे जाएंगे पढ़ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, तो ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, तो एक कोई पुस्तक होती है उसके शुरुआत में ऑथर का एक एक्सप्लेनेटरी, उसको एक्सप्लेन करता है बुक के बारे में, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रेफेस, फॉरवर्ड, बिब्लियोग्राफी और बायोग्राफी। तो पहले देखते हैं इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है। बायोग्राफी तो होता है किसी की जीवनी, तो ये तो होगा नहीं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? आपने देखा होगा कोई बुक लिखी है, अगर मान लो कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, और उस रिसर्च पेपर के लास्ट में आप चेक करोगे तो जिन भी बुक्स से सोर्सेज लिया गया है, उस रिसर्च पेपर को लिखने में जिन जिन बुक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिन जिन बुक्स से इंफॉर्मेशन ली गई है, उन सभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, कि कितनी ऐसी बुक्स हैं जिनसे रेफरेंस लेकर के इस रिसर्च पेपर को लिखा गया है, उन सारी बुक्स का एक लिस्ट जो होता है वो बिब्लियोग्राफी होती है, वो तो होगा नहीं। फॉरवर्ड और प्रेफेस में लोग कन्फ्यूज होंगे, तो पहली बात मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। फॉरवर्ड भी बुक के पहले लिखा होता है और प्रीफेस भी बुक के पहले लिखा होता है, ठीक है। अंतर ये होता है कि फॉरवर्ड जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक है शायद द ब्रेव करके, एंड उसकी जो फॉरवर्ड लिखी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद महेंद्र सिंह धोनी ने लिखी है, ठीक है, बट राइटर कोई और है, राइटर शायद रचना बिष्ट रावत है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए ने कोई बुक लिखी, अब ए स्वयं उसका प्रीफेस नहीं लिख रहा है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को दिया, उसने बी को दिया, बोला भाई इस बुक को पढ़ो और इसके बारे में एक अच्छी बात लिख दो, तो वो होता है फॉरवर्ड, उसमें ऑथर खुद नहीं लिखता, किसी थर्ड पर्सन से लिखवाता है। प्रीफेस जो होता है वो खुद ऑथर लिखता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रीफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पैराग्राफ करना है, तो इन द फॉलोइंग पैसेज क्या करना है हमें पैराग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि 21 से 25 से टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। माई फर्स्ट वॉयज, वॉयज क्या होती है पता है? समुद्री यात्रा। माई फर्स्ट वॉयज हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, हैड बीन पास्ट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी पहली समुद्री यात्रा काफ़ी प्रॉफिटेबल रही, ठीक है। अब प्रॉफिटेबल रही तो उसके बाद क्या होगा? आई वॉज अगेन अ मैन, तो मैं फिर से कैसा आदमी बना? अगर प्रॉफिटेबल रही तो उसका डल होगा? नहीं। हेल्दी तो चलो ठीक है, नहीं होगा, प्रॉफिट की बात की जा रही है ना, हेल्थ प्रॉफिट नहीं होता। पुअर होगा? नहीं। वेल्दी होगा, पैसा आ गया ना, कह रहा है कि आई वॉज
माई फर्स्ट वॉयज हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, काफ़ी प्रॉफिट में रहा, तो उसके बाद में क्या होगा, वो वेल्दी मैन हो जाएगा, उसके पास पैसा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट लैक लग्जरी और एंटरटेनमेंट, किसी भी चीज़ की लग्जरी या फिर एंटरटेनमेंट की कमी नहीं थी। ठीक है, माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, किसी चीज़ की कमी नहीं थी लेकिन मैं ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं कर सका। तो क्या हमने बोला कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी लेकिन मैं ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं कर सका, लेकिन जो आ गया वही है बट। तो आई डिड नॉट लैक लग्जरी और एंटरटेनमेंट बट माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, आई द सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर। तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ तो किया, मैंने सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर, तो थ्रिल ऑफ ट्रैवल और एडवेंचर एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो वो चूँकि वो पहली यात्रा थी तो उसमें तो एक्सपीरियंस कर चुका है, वो पास्ट की बात है, तो टेस्ट होगा नहीं, ये प्रेजेंट हो जाएगा। हैव टेस्टेड या फिर हैड टेस्टेड, देखो पास्ट की बात चल रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, टेस्टिंग तो होगा नहीं क्योंकि वो अभी प्रेजेंट का है और अभी उसने समुद्री यात्रा शुरू नहीं की, वो कर चुका है एक। ठीक है, तो हैव टेस्टेड और हैड टेस्टेड में यानी कि आई टेस्टेड तो होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन हैव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है कि वो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है हैड बीन। तो आई हैड टेस्टेड, ठीक है, आई हैड टेस्टेड, हाँ आई हैड टेस्टेड द सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर सून, जल्दी ही, आई क्या, जल्दी ही मैं, बाय द विल ऑफ अल्लाह बैक टू द सी पोर्ट एट बसरा, तो जल्दी ही मुझे अल्लाह के द्वारा बसरा सी पोर्ट पे बुला लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, हैड पुल्ड नहीं, जब ये खुद करता, ठीक है खुद करता तब ये हैड पुल्ड होता। आई वॉज पुलिंग नहीं, एम पुल्ड नहीं, आई वॉज पुल्ड। ठीक है, ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, आई वॉज पुल्ड बाय द विल ऑफ अल्लाह बैक टू द सी पोर्ट एट बसरा, और इसके बाद में क्या होगा, आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विद फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट, तो उसको एक शिप मिली, नई शिप मिली जो जिसमें फाइन सेल्स एंड बेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ था। तो कहाँ पे मिली, बसरा में मिली, यानी कि वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विद द फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट, वेन नहीं होगा, वाइल नहीं होगा, वेर एवर नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विद फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, ये था एक पूरा इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।